से ही ये काम चलता है। अभी कैटलिस्ट ये भी एक साइंस का ही शब्द है। कैटलिस्ट मतलब किसी रिएक्शन में भाग न लेते हुए उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करना, तो कैटलाइजिंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है कि डेरिवेटिव से बहुत अच्छा टर्नओवर कोई कंपनी के लिए, या किस प्रकार से उसको मार्केट में हेल्प मिलती है ताकि उसका प्राइस बढ़े और वो आगे अच्छी तरीके से ग्रो करे। ये एक पैरामीटर है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये भी हो रहा है बहुत टाइम, मतलब इस पर्टिकुलर सेशन में, हमेशा एक सेशन में, that I am somewhere not convenient with हिंदी at times। तो कोई थोड़ा या वाह हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है, इंक्रीजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स इन लॉन्ग रन। अभी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का ये सारे जो पॉइंट्स है, ये नीड क्यों है, या बहुत से लोग जो मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं या सारी चीजें सीखने के बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्यों ट्रेड करना चाहते हैं, इन सारी पॉइंट्स का आंसर मैं आने वाले आगे वाले सेशंस में आपको इस एक एक पॉइंट का प्रॉपर एकदम 5-5 10-10 मिनट का एक पूरा डिस्क्रिप्शन देके मैं आपको इसको विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको इसका प्रॉपर वर्किंग समझाऊंगा, ठीक है। अभी ट्रेडर्स किस प्रकार के होते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में, ठीक है। तो एक होता है हेजर। अभी हेजर मतलब जो आदमी मार्केट में रिस्क मैनेज करके खेलता, मतलब दो पोजीशन इस प्रकार मैनेज करता है जिससे उसकी रिस्क कम रहे, उसको हम लोग या फाइनेंशियल टर्म्स में उसको हेजर या हेज ट्रेडर कहते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों तरफ से ये मार्केट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो दे प्रोवाइड इकोनॉमिक बैलेंस विद इन दी मार्केट। अभी स्पेक्यूलेटर हम लोगों ने पहले पहले जो सेशंस हुए थे हमारे प्रीवियस सेशंस में, वी हैव सीन दैट व्हाट अ स्पेक्यूलेटर डज, ठीक है। ये एक प्रकार से मार्केट में आते हैं और बहुत थोड़ी टाइम बाद, मतलब एक छोटे से टाइम पीरियड के बाद ये मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए क्या होता है, ये छोटा सा मोमेंटम ग्रैब करके बड़ा पैसा डाल के छोटे से मोमेंटम से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बट इसमें एक चीज होती है कि वो उस रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो रिस्क उस पर्टिकुलर टाइम में उनको लेना पड़ेगा। बट इन लोगों की वजह से क्या होता है, इन लोगों की वजह से हम लोगों ने ये पर्टिकुलर टर्म हमारे प्रीवियस सेशंस में भी हम लोगों ने इसको समझा है, या मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर शब्द का मतलब भी बताया है, लिक्विडिटी। ये जो मार्केट चल रहा है उसमें लिक्विडिटी या बहुत पैसा लाने का और डेप्थ प्रोवाइड करने का काम ये स्पेक्यूलेटर्स मार्केट में करते हैं। अभी आर्बिट्रेजर क्या है, अभी बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको आ, पता होगा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमारा बेसिक सेशन चल रहा था, कि बहुत से एक्सचेंजेस थे। तमिलनाडु का चेन्नई था, चेन्नई एक्सचेंज, पुणे एक्सचेंज, कोची, जोधपुर, जयपुर, जो कोई एक्सचेंजेस होंगे। इतने एक्सचेंजेस होने की वजह से क्या होता था कि कोई एक्सचेंज पे कोई एक भाव चल रहा है, दूसरे एक्सचेंज पे कोई दूसरा भाव चल रहा है। इसकी वजह से क्या होता था कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती थी किसी मार्केट में। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं कि कोई एक्सचेंज पे कोई दूसरा प्राइस, कोई तीसरा एक्सचेंज पे। आज हम लोग यही चीज देख पा रहे हैं बिटकॉइन मार्केट में। बिटकॉइन के इतने सारे एक्सचेंजेस हो गए कि उसका एक्चुअल रेट क्या चल रहा है ये हम लोगों को पता है ही नहीं। अगर देखा जाए तो उसका कोई स्टेबल रेट है क्या, नहीं, क्योंकि समझो बाइनेंस पे कोई रेट चल रहा है, क्रैकन पे कोई रेट चल रहा है, क्यूबी पे कोई रेट चल रहा है, कुकॉइन पे कोई रेट चल रहा है, हर एक जगह पे अलग अलग रेट का काम चल रहा है। तो आर्बिट्रेज क्या होता है, जब कोई पर्सन एक चीज खरीद के उसको जाके दूसरे एक्सचेंज पे जाके बेचे हायर प्राइस पे,
तो उसको एक आर्बिट्रेज ट्रेड करके कहते हैं, मतलब बाइंग फ्रॉम एन एक्सचेंज एट अ लोअर प्राइस एंड सेलिंग इट ऑन एन एक्सचेंज ऑन ए हायर प्राइस। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यही होता था पहले कि बहुत सारे एक्सचेंजेस होने की वजह से मैनिपुलेशन विद इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स वाज वेरी इजी। तो उसकी वजह से क्या किया, इन सारे एक्सचेंजेस का गठन करके बीएससी को छोड़कर बाकी सारे सिटीज के एक्सचेंजेस का गठन करके उन्होंने एनएससी की स्थापना की। और इसकी वजह से क्या होगा, ये प्राइस मैनिपुलेशन और ये चीजों को थोड़ा सा ये चीजें लिमिट हो गई। आज अगर आप देखें तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि बीएससी पे चलने वाला, बीएससी और एनएससी दो स्टॉक्स आप लोग देखते हो, तो कभी कभी बीएससी पे स्टॉक की प्राइस कुछ अलग होती है और एनएससी पे अलग होती है। तो इसमें भी क्या होता है कि बहुत सी बार बीएससी पे ट्रेड होता है जो स्टॉक, उस पे वॉल्यूम कम होता है और एनएससी पे ट्रेड होने वाले स्टॉक का वॉल्यूम कम होता है, अगर आप कंसिडर करें। तो इसमें बहुत सी बार ऐसे हो सकता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी लेने के बाद अगर छोटा थोड़ा बहुत डिफरेंस है उनके प्राइस में, तो आप उसको यहाँ पे खरीद के वहां जाके बेच के आप वो प्रॉफिट बना सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेस जो कह सकते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज एन एडवांटेज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। ये लोग फिर क्या करते हैं, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते हैं और यूनिफॉर्मिटी लाने का काम करते हैं मार्केट में। अभी अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा जानना है तो अभी जो बैंकरप्ट हुआ हुआ एक्सचेंज है, मेरे हिसाब से उसका नाम था एफटीएक्स। वो एफटीएक्स का जो सीईओ था बैंक सैम बैंकमैन फ्रीड, उन्होंने उनका जो इनिशियल स्टेज का कैपिटल बनाया, जो पैसा उन्होंने बनाया, वो इस पर्टिकुलर थ्योरी या आर्बिट्रेज ट्रेड से ही उन्होंने बनाया। वो यूएस में समझो 10 लाख का बिटकॉइन है, तो 10 लाख में खरीदते, जापानीज मार्केट में उसको 10 11 या 10.5 लाख में उसको बेच के वो बाकी का पैसा प्रॉफिट के एंड पे वो कमाते थे। मतलब ये आपको जानने के लिए मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल दिया। इसका एज सच हमारे लिए कोई ये है नहीं अभी के लिए। ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैं आपको समझा रहा था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, तो मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स में बहुत से काम ऐसे है जो अ, मतलब सेगमेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को समझने भी चाहिए और कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हमको नहीं समझने चाहिए। मतलब समझनी नहीं चाहिए, मतलब हम लोग उनके बारे में जानकारी तो लेंगे, बट उनका एज हमारे वर्किंग इसमें कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ऐसे देखा जाए। तो अभी आप लेफ्ट साइड के एंड पे देखोगे तो वहां पे लिखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप्स, और पांचवा एक पॉइंट है स्वैप्शंस जो मेंशन किया नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर लिखा है ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। अभी ओवर द काउंटर क्या होता है या ओटीसी प्लेटफॉर्म किसको कहा जाता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी ओटीसी काउंटर क्या होता है, ओवर द काउंटर, इसको हम कह सकते हैं कि ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग। ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, किसी भी एक्सचेंज पे ये ट्रेड नहीं होता है। मतलब ओवर द काउंटर ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद unregulated unregulated trading activity। अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब आप जो किसी फ्रेंड के साथ या किसी आपके रिश्तेदार के साथ जो व्यवहार करते हो, भाई ये 5,000 रुपए ले ले, तुझे अभी जरूरत है, बाद में मुझे दे देना। या मैं किसी से मदद मांग रहा हूँ कि जैसे कि मैंने कायल सर से मदद मांग ली कि सर आप मुझे आज 10,000 रुपए दे दे, मैं आपको इसके ये 10 15 20 दिन के बाद आपको मैं ये रिटर्न कर दूंगा। तो क्या होता है ओटीसी काउंटर, क्या होता है कि दिस इज समथिंग विच आर ट्रेड्स डन ऑन दी ऑफ एक्सचेंज पोर्टल्स। मतलब ऑफ एक्सचेंज मतलब आप इसको कह सकते हैं कि एक्सचेंज पे ना होने वाली ट्रेड। तो इसमें आप बोलोगे कि फिर स्टॉक तो सिर्फ एक्सचेंज पे ही होता है, तो हम इसको आपकी इस पे कैसे कर सकते हैं।
क्या कहते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से सेशन लूंगा। अगर इसको समझा जाए तो इंडिया में इसको कहते हैं, ओटीसी को कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है, किस प्रकार होता है और उसका वर्किंग किस प्रकार होता है, हमें वो करना भी चाहिए या नहीं, तो उसके लिए एक अलग से सेशन हम लोग लेंगे। बट अभी के लिए हम सिर्फ ओटीसी प्लेटफॉर्म या ओटी ओवर द काउंटर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेड होते हैं ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि स्टॉक्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड होता है, और डेरिवेटिव डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज, जैसे कि दो लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो एक आदमी जो बैठा है उसने ठान के रखा है कि भाई मैं ये चीजें मैनेज करूंगा, इतना इतना होगा और ये मेरे हिसाब से चलेगा, तो ये लोगों को जो कुछ भी होगा वो डिवाइड करके जिसका प्रॉफिट होगा उसका पैसा जाएगा, जिसका लॉस होगा उससे लेके मैं इसको दे दूंगा। तो इस प्रकार दो पार्टीज को मैनेज करने का काम एक मीडिएटर करता है, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जो समझता है कि उसको वो ये काम कर सकता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो ओटीसी प्लेटफॉर्म चला रहा है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज का काम चल रहा है। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज आर प्राइवेटली नेगोशिएबल। अभी आप देखिए, तो आप जाके किसी एक्सचेंज पे बोलो कि अभी आज टाटा मोटर्स का भाव चल रहा है 720, तो आप जाके वहां पे ऐसे बोल सकते हो क्या, नहीं यार 720 नहीं, मुझे 710 में तो स्टॉक दे दो। आपको वो स्टॉक 710 में मिलेगा, बट वो कब मिलेगा, जब उसका मार्केट पे प्राइस 710 चल रहा है। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप आपके हिसाब से या आपके एंड पे आप जो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उस हिसाब से आपको दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल आपका जो फिक्स हो गया है कि आपको इसी प्राइस पे दोनों को डील करना है, तो आप वो आपके एंड पे नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है। अभी द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टेलर मेड। अभी टेलर मेड मतलब क्या होता है कि टेलर कोई भी कपड़े को उसके हिसाब से या पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर चीज का या उस पर्टिकुलर एंड का क्या कह सकते हैं, आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कपड़ा बना के देता है। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ओवर दी काउंटर एक्सचेंज, की आप आपके एंड पे ये कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर सकते हो दोनों पार्टीज के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो अभी ओवर द मार्केट जो है, काउंटर मार्केट जो है, अभी देखा जाए तो इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, अनरेगुलेटेड मार्केट है। तो अनरेगुलेटेड मार्केट होने की वजह से इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। शायद ये आदमी जो आप दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको होप्स दे रहा है कि आपको मार्केट में इस प्रकार ये काम चलेगा, उस प्रकार काम चलेगा, ये शायद कहीं भाग भी जा सकता है। सो दिस इज अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे सेबी का कोई वॉच है ही नहीं। आप किसी पोर्टल पे आपकी कोई एंट्री है ही नहीं, तो आप इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हो। और इसके लिए लॉज देखा जाए तो लॉज कुछ भी नहीं है। लॉज उसी के लिए है जो एक्सचेंज पे जाके ट्रेड करता है, क्योंकि आपने ट्रेड पंच किया हुआ हर एक ट्रेड आपके पैन पे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। तो आपका जब वैल्यू घटेगा तो दैट वैल्यू कैन फॉल लाइक अ फ्री फॉल। ठीक है। अभी ये जो लास्ट पॉइंट है आज के सेशन का, ये है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। अभी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो एनएससी बीएससी जैसे एक्सचेंजेस है उन पे ट्रेड होते हैं। ठीक है। अभी एक्सचेंजेस बीएससी और एनएससी क्या है, तो कंट्रोल्ड एक्सचेंजेस है, कंट्रोल्ड बाय हु, बाय सेबी, एंड सेबी इज कंट्रोल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ये सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर जो चीज मैनेज होती है, कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है, और जो चीज उस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, तो उन लोग उन पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स को या कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स करके कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, डेरिवेटिव एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर इंडिविजुअल्स ट्रेड। अभी इंडिविजुअल्स ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते हैं मतलब क्या करते हैं,
कोई तो खरीदेगा कोई तो बेचेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोसेस के अंडर ये होता है कि कोई खरीदार आएगा तो उसके लिए कोई बेचने वाला भी चाहिए, और कोई बेचने वाला आया है तो उसके लिए कोई खरीदार भी चाहिए। तो इस प्रकार ये मार्केट का वर्किंग जो इक्विटी मार्केट में चलता है वही कुछ डेरिवेटिव मार्केट में भी चलता है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि इसके लिए जो मैंने आपको कहा कि कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों को फॉलो करने हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि इसकी ये जो चीजें पहले से फिक्स की हुई है वो उसी हिसाब से चलेगी। जैसे कि आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में आप कोई भी स्टॉक 1 2 5 10 करके नहीं खरीद सकते। उसके लिए एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स जिसको हम लोगों ने स्टॉक करके आइडेंटिफाई किया था हमारे सबसे पहले सेशन में। तो उसका एक लॉट होता है जिसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, या स्टॉक कहने की कोशिश करेंगे। स्टॉक ऑफ शेयर्स या अ लॉट ऑफ शेयर्स, तो इसको स्टैंडर्डाइज नंबर दिया होता है। तो उस पर्टिकुलर नंबर के एंड पे ही उतने शेयर्स हम लोगों को खरीदने पड़ते हैं। अभी उससे हम लोगों को क्या फायदा होता है, या लोग इतना पैसा क्यों बनाते हैं, या बनाते भी है और गवाते भी है? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आने वाले फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स के एंड पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर देखा जाए तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो आपको आपके सामने दिखते हैं। आप उसको देख सकते हो, उसका प्राइस कैसे ऊपर नीचे हो रहा है इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। और देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं पारदर्शिता। मतलब सारी चीजें आपके सामने हो रही है तो गफला होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अभी डेरिवेटिव्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, तो ये रिस्क रिड्यूस करते हैं। तो ये भी वही पॉइंट्स हो गए जो मैंने आपको बोला था कि इसको भी मैथमेटिकल एंड पे हम लोग कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। अभी ये एनहांस लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अभी क्या होता है डेरिवेटिव्स की वजह से लॉट में लोग शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स का नंबर या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। घट क्यों सकता है? अगर ज्यादा लोग बेच रहे हैं तो उसका नंबर घटेगा, अगर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो उसका नंबर बढ़ेगा। मतलब अगर बेच रहे हैं तो लिक्विडिटी या लिक्विडेट होगा, और खरीद रहे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, मतलब पैसा मार्केट में आएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये लिक्विडिटी एनहांस करता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, करेंसी या अंडरलाइन एसेट के एंड पे, जो उसकी प्राइस बढ़ाने या घटाने में उसकी मोमेंटम के हिसाब से वो मदद करता है। ठीक है। एनहांसेस द प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। अभी इसकी वजह से क्या होता है कि आगे आने वाले टाइम में इसका प्राइस कितना रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, तो उसके लिए ये एक प्रोसेस है जो हेल्प करती है कि आगे आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर स्टॉक का, करेंसी का वैल्यू किस प्रकार होगा। ठीक है। इसमें मैं आपको कमोडिटी का एक एग्जांपल भी दूंगा। इसके लिए भी नेक्स्ट आने वाले सेशन में आपको मैं वो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कोविड के टाइम में जो क्रूड ऑयल का भाव है वो $0 से नीचे जाकर -21 22 डॉलर तक कुछ गया था। तो वो क्यों गया था, किस हिसाब से वो चीजें हुई थी, तो इन सारी चीजों को हम लोग डेरिवेटिव मार्केट के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन मतलब किसी चीज को जोड़ के रखना। तो ये क्या करता है कि इसकी वजह से एफएनओ सेगमेंट, जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट कहते हैं, उसकी वजह से बहुत से स्टॉक्स में लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती है, रोज का टर्नओवर बढ़ता है, और उस स्टॉक के एंड पे छोटे छोटे मोमेंटम्स की वजह से कोई लोग बहुत पैसा बनाते हैं, कोई लोग पैसा गवाते भी है, और जिसको जिस हिसाब से खेलना है वो उस हिसाब से उसको खेलने की कोशिश भी करता है। तो आज की पर्टिकुलर सेशन के लिए हम लोग इतना ही लेंगे। नेक्स्ट आने वाला जो सेशन है उसमें हम लोग कंसिडर करेंगे दी फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स।
क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोग शायद ये सारा सेशन कंप्लीट होने के बाद शायद वो इंटरेस्टेड होंगे कि मैं इक्विटी में भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे भी थोड़ा सा दिन का 100 200 400 500 रुपए निकाल पाऊं। ऐसे बहुत लोगों की सोच होती है। आज तक मैंने बहुत से लोगों से डील किया हुआ है, जिनसे मैंने बात करी हुई है, डिस्कस किया हुआ है। उन्होंने शुरुआत में मुझे यही चीज बोली है, बट आगे आगे जाते जाते जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी विद टाइम बढ़ते जाती है। तो हम लोग यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस हिसाब से होगा, सब चीजों को समझने के लिए पहले ये समझेंगे कि किस सेगमेंट में जाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजों की जरूरत है, और अगर इस सेगमेंट में खेलना है तो उसके लिए हमारे पास कैपिटल भी कितना होना चाहिए। इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि जिस सेगमेंट में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए उतना पर्याप्त फंडिंग हमारे पास अवेलेबल है क्या। अगर नहीं है तो अननेसेसरीली हम किसी को मार्केट में पैसा गवा के आ जाते हैं, और किसी को ऐसे समझ लो दान करके आ गए पैसा, ऐसे हो। तो वैसे ना होते हुए हम लोग सारी चीजों को समझ के ही मार्केट में जाके ट्रेड करें। अभी और एक अनाउंसमेंट था, मैं ये बोलना चाहता था कि बहुत से लोगों ने अभी तक किसी ट्रेडर सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की कोई रिक्वेस्ट आई नहीं है, क्योंकि बेसिक सेशन होने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लोग थोड़ा बहुत मैं उनको ये भी समझा पाऊँ कि बाय सेल आप मार्केट में कैसे करते हो। जैसे कि बाइंग ऑर्डर आपको कैसे पंच करना है, सेलिंग ऑर्डर आपको कैसे